कैसे हो? कैसे लेफ्ट हो गया? सानिया कैसे लेफ्ट हो गया आप? अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट का आया तो एकदम से लीव का ऑप्शन आ गया, मैंने गलती से उस पर क्लिक कर दिया। अच्छा, कोई बात नहीं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या किया था, कुछ आइडिया याद है? एसईओ का किया था। एसईओ का किया था। और एसईओ में हमने क्या किया था? टेक्निकल एसईओ के पार्ट्स करे थे। टेक्निकल एसईओ का पार्ट 1 पेज तो हमारा हो गया था। टेक्निकल एसईओ हम कर देते हैं ना। हाँ जी। टेक्निक टेक्निकल एसईओ में क्या क्या आता है? हाँ जी, विशाल जी बताओ। टेक्निकल एसईओ में क्या क्या आता है? देखो, टेक्निकल एसईओ में हमारा सबसे पहले तो हमारी वेबसाइट की स्पीड आती है। ठीक है, वेबसाइट स्पीड, या अगर इसको कहें फास्ट लोडिंग स्पीड। ठीक है, सेम चीजें हैं दोनों, कि हमारी वेबसाइट कितनी देर में लोड हो रही है। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि कोई भी अगर यूजर हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, तो वो अगर वेबसाइट मिली सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में या 2 सेकंड में लोड नहीं हुई, तो यूजर उसको फिर छोड़ देता है। रिफ्रेश मारे एक बार नहीं हुई तो फिर वो वापस चला जाएगा। हम भी यही करते हैं, अगर हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हम उसको लीव कर देते हैं तुरंत, अगर वो लोड नहीं होती। एम आई राइट सानिया? सर। Yeah. फिर अब वेबसाइट को अच्छा बनाने के लिए, फास्ट लोडिंग बनाने के लिए, एक टर्म है कोर वेब वाइटल्स। मतलब कि जो वेबसाइट के कोर होते हैं ना, जो कोर चीजें होती हैं लोडिंग के लिए, वो हमारे ऑप्टिमाइज होने चाहिए। उसमें क्या होता है? एलसीपी होता है, एफसीपी होता है। एलसीपी मतलब लार्ज कंटेंट पेंट, कि सबसे पहले कौन सी इमेज लोड हो रही है। इमेज जो हम वेबसाइट पे डालते हैं या वीडियो जो हम वेबसाइट पे डालते हैं, उन्हीं की वजह से हमारी वेबसाइट थोड़ी स्लो लोड होती है। तो उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें उनका जो है, उनको उनका एक तो कंप्रेस करके हमें फोटो डालनी है। मान लो 7 से 8 MB की फोटो है, हम उसका क्या करेंगे, उसका साइज कंप्रेस करेंगे कि वो 1 MB की बन जाए। ठीक है, और जेपीईजी फॉर्मेट जो होता है वो वेबसाइट पे लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो हमें वेबसाइट पे अपनी जब फोटो डालनी है, तो उसको वेब पी करके एक फोटो का एक्सटेंशन है। जैसे आप जेपीजी है, पीएनजी है, डॉक है, उसी तरीके से वेब पी एक एक्सटेंशन है इमेज का, जो वेबसाइट पे हम अपलोड करते हैं। ठीक है, वो हमें बनाना होता है। फिर उसके बाद हमारे इंटरनल लिंक, मतलब मान लो हमने पेजेस अपने लिंक कर रखे हैं, हमने कॉन्टेक्ट पेज को होम पेज पे लगा रखा है, लेकिन किसी वजह से हमारा कॉन्टेक्ट पेज जो है वो डिलीट हो गया। तो जहां पर हमने कॉन्टेक्ट पेज लगा रखा है, अगर वहां से बंदा उस पेज पे जाएगा तो किस पे रिडायरेक्ट होगा? 404 पे। तो वो क्या हो गया? ब्रोकन लिंक्स हो गया, क्योंकि वो पूरा खुला नहीं, कुछ भी वो 404 या कोई और एरर आ गया। तो वो हमें अपने फिक्स करने होते हैं, ब्रोकन लिंक्स वगैरह, ये सब चीजें। ठीक है, ब्रोकन लिंक्स सही करने होते हैं। ब्रोकन इमेज, आपने कई बार देखा होगा वेबसाइट पे कि इमेज है ना टूटी हुई दिखती है, इमेज पूरी लोड नहीं होती, इमेज टूटी हुई दिखती है। एक छोटा सा आइकन बना रहेगा इमेज का, और उसमें वो ब्रोक बीच में से टूटा हुआ रहेगा, उसमें क्रैक आता हुआ ऐसा दिखेगा। ठीक है, वो होती है ब्रोकन इमेज। फिर इसकी बैकग्राउंड में होती है जावा स्क्रिप्ट, जो अनमिनिफाइड होती है, मतलब कि बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट होती है। जावा स्क्रिप्ट, सीएसएस, ठीक है, इनको मिनिफाई करना होता है हमें। ये सब सारी टेक्निकल टर्म। तो उसके बाद हमें अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाना होता है। ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली का मतलब है कि मोबाइल में जल्दी लोड हो जाए, और मोबाइल में जो उसका डिजाइन है, जो उसका लेआउट है, वो सही से लोड हो। क्योंकि आज की डेट में हमारे पास मोबाइल के 60% से ज्यादा यूजर है। मोबाइल में ही हर कोई अपनी वेबसाइट को ओपन करके देखता है, किसी भी वेबसाइट को, और मोबाइल से ही हमें सब काम होता है। क्योंकि अगर मान लो हमने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, कोई हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उसके जो कस्टमर है वो हमसे मोबाइल से ही इंटरेक्ट होंगे। मोबाइल पे ही हर कोई सर्च करता है। 70% हम भी कहाँ लैपटॉप में जाते हैं, हम भी सिंपल अपना मोबाइल पे सर्च करते हैं। बिल्कुल। तो मोबाइल फ्रेंडली होना आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरी है वेबसाइट का। उसके बाद उसका जो लेआउट हम बनाते हैं वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि एक एक फीचर्स हमारे सारे काम करने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हमने कॉन्टेक्ट का बटन लगा रखा है, लेकिन उस बटन पे कुछ क्लिक करने तो क्लिक ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव लेआउट होना चाहिए। दूसरा, ये हमारा यूएक्स ऑप्टिमाइजेशन की यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस हमारा अच्छा होना चाहिए। यूजर एक्सपीरियंस का मतलब है कि कोई अगर यूजर हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, उसको मेन्यू दिख रहा है, मेन्यू से एकदम डायरेक्टली वो सही पेज पे जा रहा है।
ठीक है, और वो स्क्रॉल कर रहा है वेबसाइट को, तो उस पे नेविगेशन वगैरह सब अच्छा होना चाहिए, क्लियर लेआउट होना चाहिए। लेआउट क्लियर होगा, स्पीड फास्ट, वेबसाइट जो है फास्ट लोड होगी, उस पर चीजें अच्छे से रहेंगी, तो सीटीआर कम रहेगा। सीटीआर का मतलब है कि बंदा वापस एकदम नहीं जाएगा। सीटीआर का मतलब है क्लिक थ्रू रेट। जैसे क्लिक करके बंदा आया, कितनी देर रुका, रुका नहीं तो वापस चला गया। या फिर मान लो फीड में तो बहुत सारे लोगों की आई हमारी वेबसाइट, लेकिन क्लिक किसी ने नहीं किया। तो सीटीआर रेट होता है कि कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट देखी और कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट पे क्लिक किया है। ठीक है, क्लिक डिवाइडेड बाय टोटल इंप्रेशन इनटू 100, ये फॉर्मूला है हमारा सीटीआर का। ठीक है। यूएक्स ऑप्टिमाइजेशन जब हम करेंगे, यानी कि यूजर एक्सपीरियंस का ऑप्टिमाइजेशन अगर अच्छे से करते हैं, तो हमारे पास ये चीजें बेटर हो जाती हैं। लो बाउंस रेट हो जाता है हमारा, लेआउट क्लियर हो जाता है, नेविगेशन इजी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें स्कीमा लगाना पड़ता है। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा हमें हेल्प करता है हमारी वेबसाइट को एक स्ट्रक्चरफुल वे में क्रॉलर को बताने के लिए। स्कीमा से हमारे जो सर्च रिजल्ट में अलग अलग तरह के रिजल्ट आते हैं ना, हम उनमें रैंक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं यहाँ पर व्हाट इज डाटा एनालिटिक्स, ठीक है, ये हमने सर्च किया है, तो अब क्या आ रहा है, ये देखो, ये एआई ओवरव्यू है ना, ये भी स्कीमा का काम है। ठीक है, हाँ, स्कीमा से इन्होंने अपना कंटेंट जो है वो इसको ऐसे बताया है कि इसने फिर एआई ओवरव्यू में देना शुरू कर दिया। दूसरा ये पीपल ऑल्सो आस्क, हमने एफएक्यू का स्कीमा लगाया, तो इसने पीपल ऑल्सो आस्क में भी यहाँ पर दे देगा वो। जैसे यहाँ से कोई क्लिक करता है तो रेडिट का ऑप्शन आ रहा है, रेडिट रैंक कर रहा है। ठीक है, नीचे और दूसरी भी, ये देखो लिंक्डइन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, फिर और यहाँ पर जेसप यूनिवर्सिटी का आ रहा है। तो ये सब क्या है, ये एफएक्यू स्कीमा जो उसने लगाया, उसकी वजह से ये सर्च रिजल्ट पेज में इस तरीके का रिजल्ट हमें देखने को मिला है। ये स्कीमा हमें लगाने पड़ते हैं अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, एफएक्यू स्कीमा है, लोकल बिजनेस स्कीमा है, जैसे कोई सर्च करता है तो लोकली हमें दिखेगा। फिर ये तो 2 बजे ही होंगे। ठीक है, ठीक है, लोकल बिजनेस स्कीमा है। लोकल बिजनेस, मान लो आपकी जैसे स्टोर है, आपने वेबसाइट बना रखी है, ठीक है, और वेबसाइट के लिए आपने होम पेज पे अपना लोकल बिजनेस स्कीमा लगा दिया। कोई अगर सर्च करेगा कि ब्रांडेड क्लोथ्स गारमेंट शॉप नियर मी, तो आपकी दुकान जो है, आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक करेगी, और उस लोकल स्कीमा की वजह से आपका जो स्टोर आपने मैप पे लिस्ट कर रखा है वो भी दिखेगा। अच्छा, आपने कर लिया अपना स्टोर मैप पे लिस्ट? आ रहा है, मैंने रैपिडो बुक करता हूँ, आ जाता। अच्छा, सही है। बस वो थोड़े प्रोफाइल एडिट ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा उसके, हाँ। सर्विस वगैरह में डालो, या आप जो भी अपने प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रोडक्ट के बारे में डालो। वेबसाइट आप बनाओगे, वहां पर जो प्रोडक्ट का लिंक होगा वहां से उठा के प्रोडक्ट का लिंक दो, तो वहां से भी आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, ठीक है। पहले वेबसाइट पूरी स्कीमा तक समझ में आया आपको सानिया? सर नहीं आया? आ गया आ गया। आ गया। ठीक है, स्कीमा के बाद आता है ईट। ईट का मतलब क्या है? ये ईट का मतलब क्या है? एक्सपर्टीज, अथॉरिटी और ट्रस्ट। मतलब आप जो कंटेंट लिख रहे हो ना, उसमें आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए। गूगल को ये लगे कि हाँ, ये एक्सपर्ट बंदा ये कंटेंट लिख रहा है। ठीक है, आपने मान लो अपनी वेबसाइट पे कोई ब्लॉग लिखा है या कोई आर्टिकल लिखा है किसी चीज के बारे में, तो उसको वो जो कंटेंट है, गूगल को ऐसा लगना चाहिए कि आप उसके एक्सपर्ट हैं। वो कैसे लगेगा? जब आप उसी से रिलेटेड पूरी वेबसाइट पे काम करोगे, मल्टीपल आप आर्टिकल पब्लिश करोगे, तो उसको लगेगा कि हाँ, बंदे को इसके बारे में जानकारी है। तो एक्सपर्टीज और अथॉरिटी, मतलब कि जो आप कंटेंट डाल रहे हैं वो एकदम अथॉरिटी, मतलब अच्छी अथॉरिटी का कंटेंट होना चाहिए, ट्रस्टफुल कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, ऑथर आप लगाओगे कि हाँ भैया ये इसका ऑथर है, इसने इसको लिखा है, इसकी अथॉरिटी इसको है। ठीक है, कस्टमर ढूंढते हैं और ट्रस्टेबल होना चाहिए। रिव्यू वगैरह आप डालो उस पर, कॉन्टेक्ट इन्फो डालो। हर पेज का एक रिव्यू भी डलता है आर्टिकल का, कि ये इसको कितने रेटिंग दोगे आप, वो भी इसमें डाले जाते हैं। ठीक है, ये अपने ऑन पेज की कॉमन मिस्टेक्स इन्होंने बताई थी कि कीवर्ड स्टफिंग है, डुप्लीकेट कंटेंट आप अगर करते हो वो गलत है, H1 हेडिंग नहीं डालते वो गलत है, वेबसाइट सुलो है वो गलत है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं बनाते तो वो भी गलत है। ठीक है। प्रो लेवल टिप क्या है? यूज कंटेंट क्लस्टर प्लस ब्लॉग्स। कंटेंट क्लस्टर का मतलब ये है कि मान लो आपने नई सीरीज शुरू की है आपने ब्लॉगिंग की,
कि व्हाट इज डाटा एनालिस्ट। ठीक है, सबसे पहले आपने ब्लॉग डाल दिया व्हाट इज डाटा एनालिस्ट, फिर उसके बाद आप अगला ब्लॉग डालोगे डाटा एनालिस्ट का जो मेन पार्ट है जैसे एमएस एक्सेल उसके बारे में, फिर अगला ब्लॉग आप डालोगे पावर बीआई, फिर अगला ब्लॉग आप डालोगे पाइथन। तो इससे क्या हो गया, कंटेंट क्लस्टर बन गया कि आपने पहले मेन जो टॉपिक है वो आपका व्हाट इज डाटा एनालिस्ट है, फिर उसके बाद आपने उसी के रेफरेंस में आपने नीचे उसी के टॉपिक के बारे में बताया। तो इस तरीके से अगर आप बनाते हो तो गूगल को ये लगता है कि आप एक्सपर्ट हो इस चीज में और आपको सारी चीज नॉलेज है, फिर आपका जो कंटेंट है वो ईट पावरफुल कंटेंट है, ठीक है, ईट कैपेबल कंटेंट है, तो वो उसको फिर ऊपर दिखाने लग जाता है। वॉइस सर्च के लिए ऑप्टिमाइज करना जरूरी है। वॉइस सर्च में कैसे ऑप्टिमाइज होगा कि मान लो आपसे कोई सवाल पूछता है नॉर्मली, तो आप उसका कैसे जवाब देते हो बोल के, उसी तरीके से आपको इसमें कंटेंट लिखना है ताकि अगर कोई वॉइस सर्च करे तो आपके उस कंटेंट को दिखाए। अब जैसे आपने मेरे से पूछा कि ये डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग को कहते हैं। विदाउट फिजिकली इंटरेक्शन हम जो मार्केट करते हैं उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से बोलूंगा मैं, वो जो मैं बोल रहा हूँ उसी को मैं लिख दूंगा तो वो वॉइस सर्च के लिए ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स हमें लगाना जरूरी है, इंटरनल लिंक हमें लगानी जरूरी है, और अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करके कि कॉम्पिटिटर हमारा क्या लिख रहा है, क्या अपनी वेबसाइट पे डाल रहा है, कौन से उसने फीचर्स डाल रखे हैं, कितने उस पे कौन से पेज से उसके पास ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, वो सब हम उस पर एनालाइज करके तब अपनी वेबसाइट पे काम करते हैं। पता क्या चलेगा उसके पेज पे क्या टूल से पता चलता है, सेमरस, एhref, उबर सजेस्ट, ये सब टूल है? नहीं, एक ही टूल है, मतलब हर एक टूल मिलेगा बिल्कुल। सब टूल बने हुए हैं, टूल से ही पता चलता है, एसईओ टूल के ऊपर ही है। बाकी फिर आपकी क्रिएटिविटी और रिसर्च के ऊपर बात है, आप किस तरीके से उन टूल को हैंडल करते हो, किस तरीके से उन टूल से काम करते हो। ऑन पेज एसईओ इज नॉट जस्ट अबाउट कीवर्ड्स, इट्स अबाउट कंटेंट क्वालिटी प्लस यूजर एक्सपीरियंस प्लस टेक्निकल परफॉर्मेंस। ठीक है, ऑन पेज एसईओ में सिर्फ कीवर्ड लगाना ही काफी नहीं है, आपके जो कंटेंट की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, आप कंटेंट कैसे निकाल रहे हो और कौन सा ट्रेंडिंग कंटेंट आप डाल रहे हो वो अच्छा होना चाहिए। यूजर एक्सपीरियंस मतलब कि जब यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो आप उसको कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है आपकी वेबसाइट पे आके, वेबसाइट अच्छे से लोड हो रही है, सारे क्लिक्स बटन अच्छे से काम कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहा है तो उसको एक बढ़िया से स्क्रॉलिंग हो रही है, रीडेबिलिटी अच्छी है आपकी, मतलब कि आपने जो कंटेंट बनाया है उसको पढ़ने में यूजर को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उसको एकदम क्लियर हो रहा है कि टाइटल क्या है, टॉपिक क्या है, हेडिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद है टेक्निकल परफॉर्मेंस। टेक्निकल परफॉर्मेंस वही कि पेजेस अच्छे से लोड हो रहे हैं आपकी वेबसाइट के, इंटरनल लिंकिंग अच्छी है, ठीक है, और कोई इमेजेस वगैरह नहीं फटी हुई है, या आपके जो कंटेंट की क्वालिटी वो बढ़िया है। When all factor align, search engine like Google reward your page with higher ranking। जब ये सारा काम आप अच्छे से अपनी वेबसाइट पे करते हो तो डेफिनेटली आप रैंकिंग को ले सकते हो। ठीक है, ये था हमारा टेक्निकल का एक छोटा सा थ्योरी। ठीक है, अब हम करते हैं कि हमें एक वेबसाइट का ऑडिट कैसे करना है। सानिया, ये यस एक सर। एडवांस लेवल की चीजें हैं, ठीक है, जो Audit फाउंडेशन कोर्स में नहीं बताई जाती, लेकिन मैं आपको फिर भी उस चीज के बारे में बता रहा हूँ कैसे टेक्निकल साइट ऑडिट करते हैं। ऑडिट मतलब कि उस चीज की वो एग्जामाइन करना, मतलब कि वो चीज उसमें क्या गलती है, क्या सही है, सही काम कर रही है नहीं। आपने सुना होगा कि बैंकों में, तो यही कर अभी ये नहीं करा हमने ऑडिट, ये तो मैंने बताया है कि ये क्या होता है, ऑडिट कैसे करना है, किसी वेबसाइट में गलती कैसे निकालनी है, मतलब होना क्या क्या चाहिए, हाँ, वो बताया कि गलती कैसे निकालनी है, ढूंढना कैसे है कि इसमें कहाँ गलती है, वो कैसे करेंगे। मेन चीज तो वो है। आपसे कोई बोल देगा कि भैया आप एसईओ के लिए इंटरव्यू के लिए गए कि आप साइट ऑडिट करके लाओ इस वेबसाइट का, ये आपका असाइनमेंट है, कैसे करके लाओगे, कहाँ से करोगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास टूल है सेमरस का। ज्यादा पैसे तो इनके टूल खरीदने के लिए चले जाते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक टूल बहुत होता है, बाकी हम खरीदते नहीं, बस एक यही हमने टूल खरीद रखा है शेमरस, इसी में ही हमें ये बहुत सारे टूल मिल जाते हैं। ठीक है, अलग अलग हैं लेकिन ज्यादातर हमारा ये एक ही टूल काम आता है। अगर हम शेमरस को ओरिजिनली खरीदते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है, वो 19-20 हजार का टूल पड़ता है।
एक सकते हैं। ठीक है। और अभी ये 500 वो क्या बोलते हैं 3-4 हजार रुपये में 1 साल का पड़ जाता है। थोड़ा फर्क तो पड़ता ही होगा। थोड़ा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, वैसे सेम चीजें हैं। देखो ये हमारा एक टूल है शेमरस। ज्यादातर ये और एयरश्रेफ, ये दोनों टूल यूज होते हैं एसईओ में। ठीक है। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो इसका है ना, आप शेमरस के बारे में अगर सीखना है या तो यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो आप, या शेमरस यहाँ पर आप करोगे ब्लॉग्स तो आपको पूरा डिटेल में ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। शेमरस ब्लॉग में आप जाओगे, आपको एसईओ के बारे में बहुत चीजें बताएगा। ठीक है। अभी हम इसमें देख लेते हैं कि हमें टेक्निकल साइट ऑडिट कैसे करना है, या नॉर्मली अगर हमें किसी के किसी भी वेबसाइट का ट्रैफिक वगैरह देखना है तो हम कैसे देखेंगे। यहाँ से हम किसी भी वेबसाइट का ट्रैफिक देख सकते हैं, उसके बैकलिंक कितने हैं, किस पेज से उसके ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है, वो सब चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। कौन सी कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट डाल दी यहाँ पर pelling.co.in। ठीक है। अब इस पे हमारा ट्रैफिक है 240 का। अभी कल परसों 700 का ट्रैफिक था, गिरा कैसे। ठीक है। जैसे अब इस पे जब से मैंने काम करना शुरू किया है, पहले ऑर्गेनिक ट्रैफिक इस पे 120 था, अब ऑर्गेनिक ट्रैफिक इस पे 240 है, यानी कि डबल हो चुका है। ठीक है। यहाँ से हम इसमें देखेंगे कि कौन सी कंट्री से, अब ये एक नया सिस्टम आया है इसमें कि एआई में कितना विजिबल है आपका ये कंटेंट। ठीक है। जेमिनाई पे कहाँ विजिबल कर रहा है, चैट जीपीटी पे कितना विजिबल कर रहा है। टोटल इसका ट्रैफिक है 240, 100 और 1200 इसके बैकलिंक है, 164 कीवर्ड पे ये रैंक कर रहा है। ठीक है। यहाँ से इसका ग्राफ दिख जाएगा आपको। किसी को ग्राफ अगर दिखाना है कि 6 मंथ में, लास्ट में, 1 साल में, 2 साल में कैसे क्या ट्रैफिक बढ़ा है, ये आपके कीवर्ड हैं, धीरे धीरे ग्राफ में कितने कीवर्ड आपके बढ़े हैं। ठीक है। यहाँ से आपको दिख जाएगा कि कितने कीवर्ड पे रैंक कर रही है हमारी वेबसाइट। ठीक है। ये हमारे कॉम्पिटिटर हैं, ये सब चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ कंट्री वाइज हम देख सकते हैं कि यूएस में कितना ट्रैफिक आ रहा है, यूएस से कोई ट्रैफिक नहीं है, यूके से कोई ट्रैफिक नहीं है, रैंक कर रहे हैं लेकिन ट्रैफिक कोई नहीं है। हम यहाँ से अपना इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं कि इंडिया से कितना ट्रैफिक है। इंडिया ये हमारा इंडिया से 239 का ट्रैफिक है। और ये हमारे कीवर्ड है जिन पे हम रैंक कर रहे हैं। पहले इन एनालिटिक्स हम नंबर 1 पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये इन एनालिटिक्स तो। ठीक है। ये क्या था, ये टेक्निकल नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ये सिर्फ डोमेन ओवरव्यू बता रहा हूँ कि अगर किसी के बारे में आपको निकालना है कि उसका कितना ट्रैफिक है, किस किस कीवर्ड पे वो रैंक कर रहा है, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा। कोई भी आप वेबसाइट डाल के इसमें देख सकते हो। ठीक है। ये देखो, इस कीवर्ड पे हम रैंक कर रहे हैं पहली पोजीशन पे, डिसीजन ट्री इन डाटा माइनिंग पे रैंक कर रहे हैं हम चौथी पोजीशन पे। व्हाट इज डिसीजन ट्री इन डाटा माइनिंग में हम जेमिनाई पे रैंक कर रहे हैं। मतलब कि अगर कोई ये सर्च करता है व्हाट इज डिसीजन ट्री इन डाटा माइनिंग, तो ओवरव्यू में हमारी वेबसाइट का लिंक उसको मिलेगा। डिसीजन ट्री इन एल्गोरिथम इन डाटा माइनिंग में हम 5 नंबर पे पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं। व्हाट इज डिसीजन ट्री, मतलब ये अलग अलग तरह के कीवर्ड है जिन पे हम अलग अलग पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं। ठीक है। इन सबसे हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक कितना आ रहा है, 112, 57, 16। एक ब्लॉग था उसकी रैंकिंग हमारी घट गई। व्हाट इज डाटा एनालिटिक्स, व्हाट इज डाटा एनालिसिस एंड एक्सपर्ट गाइड, इस पे अच्छा वो आया था अभी ट्रैफिक। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कैसे क्या निकालना है। ठीक है। अब करते हैं हम साइट ऑडिट। इसमें ये साइट ऑडिट का एक ऑप्शन है। देखो जैसे इन्होंने ये साइट ऑडिट कर रखी है, इसी का ही देख लेते हैं हम। pushveda.com क्या है ये। इसकी जो साइट हेल्थ है वो 85% है। इसमें एरर 0 है, वार्निंग्स इसकी 2258 है। ये सारे इश्यूज हैं।
तीन तरह के इशू होते हैं इसमें, एक एरर, वार्निंग और नोटिस। एरर जो है वो सबसे पहले सही करना होता है, वार्निंग जो है वो कर सकते हैं, नोटिस ना भी करें तो कोई बात नहीं। अब वार्निंग में क्या है, इसकी जो जावा स्क्रिप्ट और सीएसएस फाइल है वो मिनिफाइड नहीं है, जिसकी वजह से कंटेंट जो है लोड होने में टाइम ले रहा है, तो इसको मिनिफाई करना होता है। मिनिफाई करने के लिए इसके टूल आते हैं, एक एक जावा स्क्रिप्ट उठाएंगे, उस टूल में जाएंगे, वहां पर डालेंगे, वो मिनिफाई कर देगा, उसको उठाएंगे, वापस कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है। 119 इशू है इसके इंटरनल रिसोर्सेज इन रोबोट टीएक्सटी, मतलब इसने रोबोट टीएक्सटी में अपने कोई पेजेस ब्लॉक कर रखे हैं, वो ये दिखा रहा है यहाँ पर। उसकी कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दो। यूजेस टू मेनी जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस फाइल मतलब इसने बहुत सारी जावास्क्रिप्ट और सीएसएस फाइल कहीं पर यूज कर रखी हैं पेजेस में। टेक्स्ट एचटीएमएल रेशियो, ये मतलब इसने फीचर ज्यादा लगा रखे हैं लेकिन कंटेंट नहीं डाल रखा वेबसाइट पे ना, फीचर ज्यादा है, उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया है लेकिन कंटेंट नहीं डाला, तो कंटेंट डालना जरूरी है। और 29 पेजेस पे इसकी H1 हेडिंग नहीं है, H1 हेडिंग लगानी जरूरी है। ठीक है। 11 आउटगोइंग इंटरनल कंटेंट नो फॉलो एट्रीब्यूट, मतलब कि 11 ऐसे लिंक हैं, 11 ऐसे इंटरनल लिंक है जिसपे इन्होंने नो फॉलो लगा रखा है। नो फॉलो मैंने बताया था ना, कि अगर मैंने किसी पेज पे अपने लिंक लगा रखा है दूसरे पेज के लिए, और मैं वहां से अगर मना कर दूं कि नो फॉलो, तो क्रोलर बस वहीं तक उसको स्कैन करेगा, आगे स्कैन करके नहीं जाएगा, उस लिंक के थ्रू दूसरे उस पर क्रोल करने लिंक लगाई क्यों? लिंक इसलिए लगा रखा है देखो, नो फॉलो और नॉर्मल लिंक में फर्क ये रहता है, नो फॉलो सिर्फ क्रोलर को ब्लॉक करता है, यूजर्स को नहीं। अगर मान लो मैंने अपनी वेबसाइट पे इंटरनल लिंक लगा रखा है, तो आप उसको क्लिक करके दूसरे पेज पे चले जाओगे, लेकिन क्रोलर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने नो फॉलो का टैग उस पे लगा। क्रोलर क्या होता है? क्रोलर होता है गूगल का क्रोलर, गूगल के बोट जो हमारी वेबसाइट को क्रोल करते हैं, उस पे घूमते रहते हैं कि क्या इसने नया अपडेट करा है, क्या ऐड करा है वो। ठीक है। वो दूसरे पेज पे नहीं जाता। हाँ, वो दूसरे पेज पे नहीं जाएगा क्योंकि उस पर उसको हमने नो फॉलो लगा रखा है, उस लिंक के थ्रू नहीं जाएगा। जिस लिंक पे नहीं लगा रखा होगा तो उस लिंक के थ्रू चला जाएगा। तो उसको क्या होगा कि क्रोलर को फिर उसके थ्रू चला हाँ, जाएगा। क्रोलर को ये लगेगा कि ये पेज है ना, इसकी एंटिटी नहीं है। और ये आउटगोइंग इंटरनल लिंक का मतलब है कि एक पेज, अपने पेज से दूसरे पेज पे, अपने ही पेज पे जाना। ये फायदा जब देता है, अगर आप नो फॉलो लगाते हो ना, ये जब देता है जब आपकी कोई एक्सटर्नल वेबसाइट है, उसमें क्या है, आपको वो लिंक लगाना तो जरूरी है, लेकिन आप नहीं चाहते कि क्रोलर हमारी वेबसाइट के थ्रू उस पे जाए, यूजर चला जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये चीज होती है नो फॉलो एट्रीब्यूट का, तो ये सही करना जरूरी है। फिर उसके बाद इसने बताया कि भाई जो 5 पेजेस हैं आपकी वेबसाइट पे, उन पे वर्ड काउंट बहुत कम है, यानी कंटेंट डालने की जरूरत है। ठीक है। फिर उसके बाद इसने बताया कि 2 एक्सटर्नल लिंक आपके टूटे हुए हैं। कहाँ से, कितने, कौन से पेजेस के हैं, ये भी मतलब कि आपने कोई दूसरी वेबसाइट का लिंक लगा रखा है, लेकिन जब आप उसको क्लिक कर रहे हैं तो वो खुल नहीं रहा है, वो 404 या कुछ और एरर आ रहा है। ठीक है। जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर इस ये वाला पेज है, इस पेज पे इसने ये विकिपीडिया का यूआरएल लगा रखा है, ये जो है ये काम नहीं कर रहा, ये वाला एरर आ रहा है 429 द यूजर हैज सेंट टू मेनी रिक्वेस्ट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ रेट टाइमिंग। ये तो ऐसे में क्या करना चाहिए, लिंक हटाना चाहिए या फिर ठीक करना? या तो लिंक हटा देना चाहिए, एरर के ऊपर बात है। अगर 404 एरर है तो मतलब है कि वो पेज डिलीट हो चुका है, उसकी जगह हमें दूसरा पेज लगाना है। 429 है तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये विकिपीडिया की तरफ से दिक्कत है। हमारे पास इतना ज्यादा यूजर आ रहे हैं जो इसके पास जा रहे हैं, तो टू मेनी रिक्वेस्ट ये हैंडल नहीं कर पा रहा, पेज खुलने में टाइम ले रहा है। ठीक है। इस पे भी यही एरर है सेम। ठीक है। 404 मतलब डिलीट हो चुका है, 301 मतलब कि रिडायरेक्ट है पेज, और 504 है टेम्परेली, वो टेम्परेली डिलीट, या फिर मतलब पेज लोड नहीं हो रहा है लेकिन डिलीट नहीं हुआ है। यही हम किसी और की वेबसाइट को ऑडिट कर रहे हैं ना? हाँ, ये किसी और की वेबसाइट है जो ऑलरेडी ऑडिट हो रखी है। अगर हम अपनी वाली वेबसाइट ऑडिट करते हैं तो उसमें टाइम लगेगा, एक बार वो मैं कर देता हूँ, क्योंकि ऑडिट होने में ये टाइम लेता है थोड़ा सा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑडिट करना कैसे है। हाँ। ये तो मैंने एरर समझा दिए कि ऐसे ऐसे एरर आते हैं। ऐसे ऐसे पता करना।
तुम्हारे लैपटॉप पे प्रिंटर है? हमारा लैपटॉप है तो प्रिंटर क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर हम जाएंगे साइट ऑडिट का बता देते, साइट ऑडिट कहाँ से। जैसे ही हम होम पेज पे आते हैं तो हमें यहाँ पर दिख जाता है साइट ऑडिट। देखो ये हमारा होम पेज है। कोई भी लैपटॉप मेरी स्पीड को मैच नहीं कर पाता, ये भी हैंग हो गया। मेरे लॉगिन क्रेडेंशियल्स ठीक है। तो हम जब अपना कोई भी टूल खोलते हैं तो उसमें टेक्निकल साइट ऑडिट या वेबसाइट ऑडिट या साइट ऑडिट करके कुछ भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे साइट ऑडिट पे जा भाई जा सिम सिम ऐसे लोड होता है जैसे गूगल हम यहाँ पर जाएंगे क्रिएट एसईओ प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे, अपनी वेबसाइट का डोमेन डालेंगे, जैसे हमारा palin.co.in है। इसके बाद हम इसका यहाँ पर नाम डाल देंगे पैलिन एनालिटिक्स। ना भी डालें तो ये ऑटोमेटिक ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे कि हमें इसके 1000 पेजेस तक स्क्रॉल वो स्कैनिंग कर दो, ठीक है। वेबसाइट को स्कैन करना है, ठीक है। यहाँ पर हम पेज हो जाते हैं हो जाते हैं कि कई बार मल्टीपल पेजेस बन जाते हैं इसके। है तो वैसे इस पे सिर्फ 150-200 पेज, लेकिन 1000 पेज जो है, जो एक्सटर्नल लिंक हमें लगा के रखते हैं ना फालतू के, इंटरनल लिंकिंग है उसको भी पेज में काउंट करता है, ठीक है। क्रोलर में जाएंगे हम, यहाँ पर हमारे ठीक है, ये क्रोलर डीले मिनिमम साइट बोट, ये मोबाइल का साइट बोट है, इसको हम गूगल बोट या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसको मोबाइल ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि भैया इस फोल्डर को या इसको आपको स्क्रॉल नहीं करना है इसको आपको क्रॉल नहीं करना है उस पेज का। हाँ, कि इस पेज को आपको ऑडिट नहीं करना है, इस पेज को आपको ऑडिट करना है, ये सब हम यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। यूआरएल पैरामीटर रूल्स का मतलब है कि तो वो अपना हाँ, वो ऑटोमेटिक सबको कर देता है, ठीक है। यहाँ से हम इसको ये भी कर सकते हैं कि बाईपास डिसअलाउ रूल इन रोबोट टीएक्सटी एंड मेटा रोबोटिक्स। मान लो हमने रोबोट टीएक्सटी में कुछ पेजेस ब्लॉक कर रखे हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको भी ये क्रोल करे, तो हम यहाँ से उसको बाईपास कर देंगे, तो फिर ये रोबोट टीएक्सटी को हटा देगा और फिर सारे पेजेस को क्रोल करेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हमने अपना यहाँ पर 1000 पेज सेलेक्ट करे और ये इसको हमने एड स्टार्ट कर दिया। अब ये प्रिपेयर हो रहा है क्रोलिंग के लिए। ये सारी वेबसाइट बना के बहुत पैसा कमाया जाता है, लेकिन इसमें टाइम लगता है बनने में, बना नहीं, रैंकिंग में टाइम लगता है, एसईओ करने में टाइम लगता है, फिर कंटेंट बहुत ज्यादा डालना पड़ता है, कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, कम से कम 20,000 वर्ड का कंटेंट तो वेबसाइट पे हो, तभी गूगल एडसेंस में आप अप्लाई कर सकते हो। 20,000 वर्ड का कंटेंट का मतलब है कि आपके 10-15 ब्लॉग होने चाहिए, 5-6 आपके जो नॉर्मल पेजेस हैं वो होने चाहिए। ये सब चीजें अब तो बहुत आसान हो गई हैं, एआई से कंटेंट लिख सकते हैं, लेकिन टाइम देना पड़ता है। और फिर नीच ढूंढना भारी काम है। नीच मतलब कि किस कैटेगरी में आप ब्लॉग लिखना चाह रहे हो, क्योंकि सब में बहुत ज्यादा डाटा कंटेंट ऑलरेडी पड़ा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है हर नीच में, तो कोई ऐसी नीच आपको ढूंढनी पड़ेगी जिसमें कंपटीशन कम हो, डिमांड ज्यादा हो, उस टाइप से। कुछ नीच ऐसी हैं जो हमेशा चलती हैं, जैसे हेल्थ वाली, हेल्दी टिप्स एंड ट्रिक्स, उस पे लोग देखते रहते हैं कंटेंट, ठीक है। टेक्नोलॉजी वाली, नई टेक्नोलॉजी से आ रही है, नया फोन वगैरह, ये सब चीजें लोग देखते रहते हैं। फैशन एंड ट्रेंड, वो फैशन एंड ज्वेलरी, और वो क्या बोलते हैं, स्किन केयर, आजकल स्किन केयर ट्रेंड में, ठीक है।
लोग स्किन केयर अपना कर रहे हैं, तो ये सब जो नीश है ना वो सब चीजें करती है। अच्छा, ये तो हो गया अब हमारा ऑडिट। जब तक ये ऑडिट हो रहा है तब तक मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ थोड़ी सी कि रिसर्च कैसे करनी है हमें, कीवर्ड को रिसर्च कैसे करना है, कीवर्ड ढूंढना कैसे है। ठीक है, ये हम कीवर्ड रिसर्च के वाले सेक्शन में जाएंगे, कीवर्ड ओवरव्यू में। कीवर्ड ओवरव्यू क्या है, इसमें हमें ये पता चलता है कि ये जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड पे कितने लोग सर्च कर रहे हैं, क्या इसकी डिफिकल्टी है, कितना इस पे वॉल्यूम है, और कितना इस पे हमारे पास वो आ सकता है, क्या बोलते हैं, ट्रैफिक आ सकता है। ठीक है, इसके ऊपर रैंक करने में हमें कितना टाइम लगेगा। इंडिया पे हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे डाटा एनालिस्ट कोर्स। डाटा यहाँ पर हमने इसको सर्च किया, तो अभी यहाँ पर हमें इस कीवर्ड की सारी इंफॉर्मेशन दे देगा कि भाई ग्लोबल लेवल पे जो इसको सर्च कर रहे हैं लोग वो 1,20,000 लोग हैं, और इंडिया में 90,000 से ज्यादा का वॉल्यूम, सबसे ज्यादा इंडिया में ही सर्च कर रहे हैं। ठीक है, इस पे हमें ऐड चलाना है तो हमें एक क्लिक का कम से कम 80-90 रुपए इसको देना पड़ेगा। ठीक है, 555 इसकी वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस का मतलब है, हाँ, एक एक क्लिक का। मान लो इस पर अगर हम ऐड चलाते हैं और ऐड चलाने के बाद कोई क्लिक करता है तो उस एक क्लिक का हमें 80-90 रुपए देना पड़ेगा इसको। 555 इसकी वेरिएशन है। सानी, आपको समझ में आ रहा है हम क्या बात चल रही है? हाँ जी सर, ये वाला किया हुआ है, कीवर्ड वाला। कीवर्ड वाला किया हुआ है ना, यहाँ से कीवर्ड के आइडियाज आ जाते हैं। कीवर्ड वेरिएशन का मतलब है कि 555 इसी तरीके के कीवर्ड हैं, जैसे डाटा एनालिस्ट कोर्स फ्री, डाटा एनालिस्ट फ्री कोर्स, डाटा एनालिस्ट कोर्स फी, डाटा एनालिस्ट कोर्स नियर मी। तो ये सब क्या है, डाटा एनालिस्ट कोर्स के वेरिएशंस हैं। ठीक है, ये और ये क्या है, ये क्वेश्चन बेस्ड है। आप इन कीवर्ड्स को उठा के ब्लॉग लिख सकते हो। ब्लॉग जो है वो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड पे लिखा जाता है। इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स ये सारे होते हैं जिनमें WH फैमिली से जो डोमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, WH फैमिली, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बेस्ड जो कीवर्ड रहते हैं वो सारे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो, और यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि अगर इनको सर्च कर रहे हैं तो टॉप पे रैंक कौन कर रहा है। मान लो डाटा एनालिस्ट कोर्स आपने डाला है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि क्या है। हाँ, हो जाएगा, कर लो, हो गया। ये देखो, कोई अगर इसको सर्च करेगा तो पहले यही ओवरव्यू दिख रहा है, फिर ग्रो का ही आ रहा है, फिर कोर्सेरा आ रहा है, फिर लोकल पैक आ रहा है। ठीक है, यूडेमी आ रहा है, यूट्यूब आ रहा है। तो यहाँ से आपको ये दिख जाएगा कि अगर कोई इसको सर्च कर रहा है तो टॉप पे कौन रैंक कर रहा है, फिर उनमें उनके कितने, उनके ऊपर अथॉरिटी स्कोर कितना, उस पेज का रेफरिंग डोमेन कितने, बैकलिंक कितने, उस पेज पे ट्रैफिक कितना आ रहा है, यूआरएल कीवर्ड्स कितने पेजों पे रैंक कर रहा है। ये सारी चीजें आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया कीवर्ड का ओवरव्यू कैसे निकालना है? यस। ठीक है, यहाँ से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। उसके बाद आता है कि एक कीवर्ड आपने डाला और उस कीवर्ड से रिलेटेड आप बहुत सारे कीवर्ड कैसे निकालोगे। सानिया, यस सर। जैसे मान लो ये हमारा डाटा एनालिस्ट कोर्स है, इसमें हमने एक वो डाला है, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड वेरिएशंस देखो आप कितनी आ गई। ठीक है, सीड कीवर्ड्स हम यहाँ पर डालते हैं। सीड कीवर्ड्स का मतलब है कि जो हमें कीवर्ड पता है, जो मेनली हमें पता होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, ये हमने डाला तो इससे रिलेटेड कीवर्ड ये हमें दिखा देगा। 8,000 से ज्यादा कीवर्ड है इससे रिलेटेड। और कीवर्ड कौन डालता है? लोग अलग अलग तरह सर्च करते हैं ना, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिंपल सर्च किया, इस पे 135 वॉल्यूम है, यानी कि 1,35,000 लोग इसको सर्च करते हैं। 67 इसका केडी है। केडी मतलब है कीवर्ड डिफिकल्टी, कि कितना डिफिकल्ट है इस पे हमें रैंक करना। ठीक है, ये 30 से नीचे नीचे वाले कीवर्ड सही होते हैं। जो 50 से ऊपर हैं वो बहुत ज्यादा, उनमें हमें काम करना पड़ता है तब जाके रैंकिंग मिलती है। ठीक, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग फीस, ये सारे वेरिएशंस हैं डिजिटल मार्केटिंग के। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन चेन्नई। सारे ठाके सारे तो निकल सकते हो।
सारे भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन फिर उनके अकॉर्डिंग हमें कंटेंट बनाना पड़ेगा। हर एक हाँ, जैसे मान लो हमें ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, इसको तो हम एक ही उसमें टारगेट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बैंगलोर है, तो बैंगलोर के लिए हमें अलग से पेज बनाना पड़ेगा। चेन्नई है, चेन्नई के लिए हमें अलग से पेज बनाना पड़ेगा। दिल्ली है, दिल्ली के लिए अलग से हमें लोकेशन बेस्ड पेजेस बनते हैं, ठीक है। वो फिर हम वहां से उनको टारगेट कर सकते हैं। यही तो स्ट्रेटजी बनानी होती है। लोकेशन पे कैसे लगे? यही तो स्ट्रेटजी होती है कि हमें अपने रिसर्च हमने कर ली है, इतने सारे कीवर्ड निकल के आए हैं, तो हमें इन कीवर्ड्स पे हमें कैसा कंटेंट डालना है। अब जैसे हम देख रहे हैं कि भाई दिल्ली में ज्यादा सर्च हो रहा है, बार बार दिल्ली 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 बहुत आ रहा है, या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली पे 9,000 से ज्यादा वॉल्यूम है, तो हमें इस पे अपना कंटेंट बनाना चाहिए। इसके लिए हमें पेज बनाना चाहिए। लोकेशन टारगेट कीवर्ड से ही होती है। जब हम लोकेशन को अपने पेज में डालेंगे ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली फॉर डिजिटल मार्केटिंग, पूरे उसमें दिल्ली हम यूज करेंगे, तो क्रोनर को समझ में आ रहा है कि भाई ये दिल्ली बेस्ड लोगों को दिखाना चाहते हैं। इस तरीके से हम प्लानिंग करेंगे। हमेशा वहाँ पे हो नहीं, होना तो चाहिए। अगर आप वहाँ सर्विस दे रहे हो तो आप वहाँ के लिए करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। क्योंकि देखो हमारी जो है दिल्ली एनसीआर है, हम दिल्ली एनसीआर के लिए पेज बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बना भी रखे हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूं हमारी वेबसाइट पे। ये समझ गया। हमारी वेबसाइट पे मैंने लोकेशन बेस्ड पेजेस बना रखे हैं। नीचे जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कोर्सेज इन गुड़गांव, कोर्सेज इन दिल्ली, कोर्सेज इन पटियाला। यहाँ से आप सब पेजेस पे जा सकते हो। यहाँ पर सेम कंटेंट पड़ा है, ज्यादातर कुछ डिफरेंट नहीं करा है, लेकिन उसमें क्या है कि पटियाला हमने बना दिया, उसमें हमने पटियाला में सर्च करेगा तो ये वाला पेज रैंक करेगा। डाटा एनालिटिक्स कोर्स इन पटियाला, ठीक है, लर्न डाटा एनालिटिक्स इन पटियाला। पेज ही अलग अलग बनाना है। हाँ, इनका पेज अलग अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि सेम पेज पे आप सारे कीवर्ड टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये देख लेते हैं हमारी साइट ऑडिट हुई या नहीं हुई। हो रही है, 122 पेज स्क्रॉल हुए हैं अभी। इसको कोई बंद ना कर दे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो टाइम लग जाएगा फिर। हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 देर में तो 150 में 1000 डाल रखे। तो ये टेक्निकल साइट ऑडिट समझ में आ गई आपको? यस सर। और टेक्निकल एसईओ में क्या क्या चीजें हमें ऑप्टिमाइज करनी होती हैं वो भी समझ में आ गया, ठीक है। अब एक काम मैं करके दूंगा आपको, एक चेकलिस्ट मैं आपको बना के दूंगा। ऑडिट करना आ गया आपको, है ना? मान लो आपसे किसी ने वेबसाइट को ऑडिट करने के लिए बोल दिया, तो आप कर लोगे, कैसे करना है, ठीक है। यहाँ से आप वो फाइल डाउनलोड करके एक्सेल में लगा सकते हो, सारी फाइलें, ठीक है। उनको बता सकते हो कि भाई इन पेजेस में आपका ये इशू है, अलग अलग शीट में आप लगा सकते हो, ठीक है। वो हो जाएगा। उसके बाद एक चेकलिस्ट, आपको मान लो आपको प्रोजेक्ट मिल चुका है, वो आपको बोल रहे हैं कि भाई उन पे ऑप्टिमाइज करना है, तो उसके लिए मैं आपको एक चेकलिस्ट बना के दूंगा, एसईओ चेकलिस्ट, ठीक है। एसईओ चेकलिस्ट समझते हो ना, जिसपे ये रहेगा कि हाँ भाई, आप वेबसाइट पे देखोगे कि सब पे टाइटल टैग लगा हुआ है, तो उसको टिक कर दोगे। फिर देखोगे मेटा डिस्क्रिप्शन लगा हुआ है, तो उसको टिक कर दोगे। उससे क्या होगा, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा, मतलब आप चीज ठीक है, हाँ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कि हाँ वेबसाइट पे मैंने ये काम कर लिया है, ये हो रखा है, ये काम मेरे को करना है। तुमने पूछा है कि खराब है क्या, ठीक बता दो क्या ठीक आपका, ये करना है, ठीक है। दोबारा कुछ हाँ, बोले ही ना, पूरा एक बार में। तो वो पूरी एक 120 पॉइंट की चेकलिस्ट बनती है एसईओ की। ये एडवांस चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे को कोर्सेज, जब मैंने ये कोर्स किया था तो किसी ने नहीं बताया। एसईओ का इतना लंबा सेशन किसी ने खींचा ही नहीं था। और सबसे मेन चीज यही होती है, आपको कीवर्ड रिसर्च करना आ गया, तो पता तो जब भी चलेगा तो क्या मार्केट में समझ में आ गया कि क्या है, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, तो आपको सब चीजें आ जाएगी, ठीक है। तो ये चेकलिस्ट मैं आपको दे दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेक्निकल साइट ऑडिट आपको मैंने बता दिया है कहाँ से कैसे करना है, चेकलिस्ट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। कीवर्ड ओवरव्यू कैसे निकालना है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, वो आपको पता चल चुका है, ठीक है। हेलो, कीवर्ड मैजिक टूल में जाके आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। दुकान पर रहती हो,
ठीक है। यस सर। सर एक बारी जैसे जो ये सारे टूल्स वगैरह हैं कीवर्ड रिसर्च के और बाकी, एक बारी वो भी उसमें डाल देना जिसमें आप चेकलिस्ट भेजोगे ना। कि कौन कौन से टूल हमें यूज करने हैं ना, हाँ, किस किस चीज इस के टूल लिए से यूज हम होते क्या हैं। कर सकते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, कोई नहीं, उसका मैं एक टेक्स्ट फाइल बना के उसमें मैं डाल, हाँ, या चेकलिस्ट में ही बता दूंगा मैं कि कौन चेकलिस्ट सा में टूल। नीचे डाल देना या साइड में। चेकलिस्ट में ही आपको बना के दे दूंगा कि कौन से टूल में हम क्या कर पाएंगे। जी। ठीक है। अब टेक्निकल साइट ऑडिट कैसे होती है वो मैंने आपको दिखा दिया है। अंदर इसमें जब ये ऑडिट होने के बाद ये ऐसा ही दिखता है। ठीक है, ऑडिट होने के बाद यहाँ पता चलता है कि भैया साइट हेल्थ आपकी इतनी है, एआई में इतनी साइट हेल्थ है, इतने आपके एरर हैं, इतनी वार्निंग है। ठीक है, क्रोलेबिलिटी इतनी है, HTTPS मतलब कि जो आपके लिंक है सारे वो HTTPS है या नहीं, तो 98% HTTPS है, 2% HTTP है। HTTPS और HTTP में फर्क ये होता है कि HTTPS जो है वो सिक्योर्ड है, HTTP वाले लिंक वो हैक हो सकते हैं, पर ये सिक्योर्ड है। ठीक है, साइट परफॉर्मेंस 86 है, इंटरनल लिंकिंग 82% वर्किंग है, मार्कअप्स आपके 100% है, कोर वेब वाइटल 0% है। कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हमारा ये ऑडिट होके आएगा ना तो ये सेम ऐसा ही दिखेगा। फिर हम क्या करेंगे, हम इस पे जाएंगे, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे जैसे हमने पहले किया। यहाँ पर हम क्लिक करने के बाद ये हमारा डैशबोर्ड आएगा साइट ऑडिट का। ठीक है, यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारी साइट हेल्थ कितनी है, हम इसने टोटल कितने पेजेस स्क्रॉल किए, उसमें से हेल्दी कितने हैं, ब्रोकन कितने हैं, इश्यूज कितने पेजेस में, रिडायरेक्ट्स कितने पेजेस में लगे हुए हैं, ब्लॉक कितने पेजेस हैं, ये सब। ये एआई का सर्च रिजल्ट में हेल्थ है कितनी, एआई में कितनी हेल्थ है, अगर कोई एआई में हमें सर्च करेगा तो कितनी जल्दी हम लोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये पता चलेगा कि पेजेस स्क्रॉल्ड 358 है, ब्लॉक फ्रॉम एआई सर्च। ठीक है, यहाँ हमें एरर दिख जाएंगे, वार्निंग्स दिख जाएंगी। सारे इश्यूज को देखने के लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा। ये रहे हमारे इश्यूज, यहाँ पर हमें एरर दिखेंगे। अगर हमारी वेबसाइट में कोई एरर है तो एरर नहीं है, सिर्फ वार्निंग है। वार्निंग हमें यहाँ दिख जाएंगी कि कौन कौन से इश्यूज हैं। ये है अनमिनिफाइड जावास्क्रिप्ट है, इश्यूज विद ब्लॉक इंटरनल रिसोर्सेज है, टू मेनी जावास्क्रिप्ट है, लो टेक्स्ट HTML है, H1 हेडिंग नहीं है, नो फुल एट्रीब्यूट लगे हुए हैं इंटरनल लिंकिंग पर, वर्ड काउंट कम है, एक्सटर्नल लिंक ब्रोकन है, दो लिंक हैं जो बहुत लंबे हैं, लिंक यूआरएल ऑप्टिमाइज नहीं है, जो यूआरएल हैं वो बहुत ज्यादा ही लंबे यूआरएल है। जैसे यहाँ पर हमें पता चल जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे ना तो अंदर हमें दिख जाएगा सारा। यहाँ से इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो ना, इस फाइल को एक्सपोर्ट करके आप अपनी एक्सेल सीट में लगा सकते हो, जैसे ये है। अब ये पुरुष मतलब ये है ना, मेल हेल्थ के लिए है ज्यादा, और इसके देखो ये फालतू के इतना बढ़ा रखा है इन्होंने, लिंक यूआरएल देखो कितना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो हमें देखनी होती हैं वार्निंग में और नोटिस में। नोटिस हमारे ये हैं, जैसे वन पेज डजंट हैव मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है एक पेज पे, ये भी दिखा देगा। यूआरएल में अंडरस्कोर है वो भी दिखा देगा। ठीक है, कितने पेजेस स्क्रोलिंग के लिए ब्लॉक हैं वो दिखा देगा। परमानेंट रिडायरेक्ट कितने पेजेस पे लगा हुआ है। ऑर्फन पेजेस का मतलब है कि पेज तो बना हुआ है लेकिन किसी पेज से लिंक नहीं है, किसी पेज से कनेक्ट नहीं है, तो वो अनाथ पेज हो गया, मतलब पड़ा है बस वो कहीं पर, लिंक नहीं है, तो उसको लिंक करना जरूरी है। कई जगह ऐसे लिंक हैं जो सिर्फ बटन पे लगा दिए, वहां पर हमने टेक्स्ट नहीं लिखा है, इनका टेक्स्ट हमने लिखा नहीं है। ठीक है, कई 12 पेज ऐसे हैं जिनमें कंटेंट सही से ऑप्टिमाइज हमें करने की जरूरत है। ठीक है, 8 पेजेस ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक ही इंटरनल लिंक है, मतलब कि ऐसे पेज हैं जिनको सिर्फ एक ही पेज से कनेक्ट कर रखा है, बहुत सारे पेजेस से हमने कनेक्ट नहीं कर रखा, तो इंटरनल लिंकिंग में मल्टीपल जगह हमें अपने पेजेस को कनेक्ट करना पड़ता है। 5 पेज ऐसे हैं जो 3 क्लिक से ज्यादा उनको लग रहा है उन तक पहुंचने में, जैसे अभी दिखा देते हैं इसके अंदर। मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है मतलब। हाँ, मतलब कि जैसे मान लो हम होम पेज से कॉन्टेक्ट पेज पे गए, कॉन्टेक्ट पेज से हम प्राइवेसी पॉलिसी पेज पे गए। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज से हम डिस्क्लेमर पेज पे तब पहुंचे हैं। डिस्क्लेमर डायरेक्ट पेज नहीं मिल रहा है, पेज से उस पे नहीं जाता है। मतलब डायरेक्ट हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमें 3-4 पेजेस में जाना पड़ रहा है तब जाके हमें उसका लिंक मिल रहा है, तो वो डीप डाउन में बैठा है। जिसको सीधा जाना है वो नहीं जाता। ठीक है, तो इसको फिर हमें ऊपर लाने के लिए हमें यहीं पर कनेक्ट करना पड़ेगा, ये होम पर।
लिंक का। हाँ, 3 रिसोर्सेज और फॉर्मेटेड एज पेज लिंक, मतलब कि कुछ इमेजेस हैं जिनको जो कनेक्ट कर रखा है वो पेज की तरह कनेक्ट है, इमेज की तरह कनेक्ट नहीं है। यहाँ पर ये भी दिख जाता है हाउ टू फिक्स और हाउ टू नॉट फिक्स। ठीक है, एक लिंक ऐसा है जिसके ऊपर जो एंकर टेक्स्ट लगा हुआ है वो अच्छे से डिस्क्राइब नहीं है, वो बस रीड मोर या लर्न मोर करके लगा रखा है, लेकिन ये नहीं लगा रखा है जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उस पर क्लिक करो आप डिजिटल मार्केटिंग का पेज खुल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सारे इशू हैं। जैसे आप ये इशू खोलोगे, आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने के बाद आप इसको एक्सेल सीट में लगा सकते हो एक एक इशू को, कि भाई आपकी वेबसाइट पे ये इशू है। ठीक है, कौन इसको फिक्स कर सकता है, उस तरीके से आप बना सकते हो। यहाँ से यहाँ एक्सपोर्ट पे आप जाओगे तो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, आप इसको एक्सेल में करना चाहते हैं या CSV में करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे टेक्निकल साइट ऑडिट करता हूँ मैं, जबकि ये मेरी बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें हैं जो मैंने खरीदी हैं। ये टेम्पलेट्स वगैरह मैंने खरीद रखे हैं जो मैं काम करता हूँ यहाँ पर मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। नहीं, ये खुद से बनाना होता है या फिर कंपनी के तरीके से। देखो, ये मैंने साइट ऑडिट किया था इसका लास्ट मंथ में, ये मैंने सारे इश्यूज लिखे हैं, कितने पेजेस में इशू हैं, इस इशू को कौन सोल्व कर सकता है, सोल्व हुए या नहीं, कोई नोट वगैरह। और ये फिर मैंने यहाँ पर इनके लगा रखे हैं। जैसे मिक्स कंटेंट का इशू था तो मिक्स कंटेंट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये रहे सारे मिक्स कंटेंट। ठीक है, ये एक आइडिया है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हो उस शीट पे। इसीलिए गूगल वर्कस्पेस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो, ये सारे वो पेजेस हैं जिनमें मिक्स कंटेंट है। यहाँ पर डुप्लीकेट टाइटल टैग वाले पेजेस हैं। ये पेज है, इसके ऊपर ये वाला टाइटल है, ये पेज है, इसके ऊपर ये वाला टाइटल है, मतलब सेम सेम टाइटल है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर ये इनके न्यू मेटा टाइटल लगाए हैं सबके। ठीक है, डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन है, जिनको मेटा डिस्क्रिप्शन सेम ऐसा था ऐसा करा है, हाँ, सब लिख रखा है। अगर मैं ये उठा के दूंगा तो कंपनी को लगेगा कि हाँ भाई एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल बंदा है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको कैसे साइट ऑडिट करते हैं, टेक्निकल ऑडिट में क्या क्या होता है, साइट ऑडिट करने के बाद हमें कौन कौन से इश्यूज एरर दिखते हैं, उसका फिर हमें कैसे एक शीट बनानी है, ठीक है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। सारी चीजें पहले प्लान बनाओ फिर काम। हाँ, पहले प्लानिंग होती है। सबसे पहले प्लान ऐसे बना तो काम करेगा, फिर इसको ये एडवांस लेवल का SEO है। मैं इसलिए इसको ऐसा करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है। मैं SEO ही मेरा मेन वो है। देखो, हो गया। इधर देखो, हमारी वेबसाइट का जो है साइट ऑडिट हो चुका है। 93% हमारी साइट हेल्थ आई है। 92% जो है वो टॉप में होती है हमारी, मतलब साइट हेल्थ हमारी अच्छी है। ठीक है, हमारी साइट पे ज्यादा एरर नहीं है, इशू वो भी कर सकते हैं, या होता ही नहीं है। देखो 93% नहीं, 100 नहीं हो पाता, बहुत वो लगता है। 2 ही एरर हैं सिर्फ हमारे। डुप्लीकेट टाइटल टैग है, किसी पेज पे वो डुप्लीकेट टाइटल टैग लग चुका होगा, उसको हम देख लेंगे। हम यहाँ पर जाएंगे, व्यू ऑल इश्यूज में जाएंगे, यहाँ पर हमें एरर दिख जाएगा। ये रहे हमारे 2 इशू, इसको हम देखेंगे। इन सब जैसे आप ऑडिट कर लोगे ना, पहले सारी फाइल और आप अपनी एक्सेल में डाल लो, ताकि अगर ये यहाँ से हट भी जाए तो आपके पास एक्सेल में रहेगा, फिर काम बाद में करना। ये नहीं कि आपने पेजेस देखे कि हाँ भाई इस पे टाइटल टैग डुप्लीकेट है तो तुरंत करने लग गए। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, पहले सारी चीजें निकालो। लेकिन जैसे मेरे को तो यही फिक्स करना है तो मैं इसको कर देता हूँ। अब दिल्ली वाले पेज पे मेरा गुड़गांव का टाइटल टैग लगा तो डुप्लीकेट है, तो ये यहाँ पर इसने बता दिया ये दिल्ली का पेज है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गुड़गांव लग रहा है, तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और ये यहाँ से मैं दिल्ली लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये देखो दिल्ली लगाते ही मेरा स्कोर भी बढ़ गया। अब इसमें ये देखो यहाँ पर ये गलती भी दिखा रहा है कि आउटबाउंड लिंक्स नहीं लगाए हैं, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन नहीं है, की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ये भी लगा देते हैं, कर देते हैं इसको। एक एक चीज बता देते हैं। हाँ,
but it does not contain the key phrase. The meta description has been specified, but it does not contain the key phrase. Key phrase क्या है? Digital marketing course in Delhi. सही तो है, one of the best digital marketing course in Delhi. वो तो गया, छोड़ो, कई बार ये ऐसी बकवास कर देता है. की फ्रेज इन सब हेडिंग, यूज मोर की फ्रेज इन सिनोनिम्स. की फ्रेज क्या है? ये है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली. अब ये बोलेगा कि सब हेडिंग वगैरह में नहीं है, पर हमारा एआई स्कोर, एसईओ स्कोर अच्छा हो गया है, तो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें ही हमारी अपडेट, इसको अपडेट कर देते हैं. समझ में आ गया कैसे ये हमें निकाल के दे रहा है गलतियां? ठीक है जी, बोलो. यस सर. अच्छा यस सर मैंने तो बोला, यस सर बोला था. मुझे लगा कुछ और बोल रहे हो. नहीं. आज की क्लास में समझ में आया सब? यस. मजा आया? नए Yes. टूल देखी, नई चीजें देखी, ठीक है, सब चीजें समझी. ऐसे तो आ ही जाता है. मजा तो आ ही जाता है, बाकी जब करते हैं जब पता चलता है. अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे अपनी प्लानिंग बनाते हो किसी वेबसाइट का एसईओ करने के लिए. मैं एक छोटा सा आपको प्लान बता देता हूँ, रोड मैप, कि किसी भी वेबसाइट, अगर कोई वेबसाइट आपके पास आई है तो उसका कहाँ से आपको शुरू करना है एसईओ करना. सबसे पहले तो आपकी कोई भी अगर वेबसाइट आती है तो उसका ऑडिट पहले करना है. ठीक है, ऑडिट करने के बाद उसमें काम निकल के आएगा कि ये काम है, वो पहले आप सॉर्ट करो. फिर उसके बाद आप उस पर एक चेकलिस्ट रन करो. चेकलिस्ट देखो, उस पर रन करो कि वो जो चेकलिस्ट में आपकी चीज है वो वेबसाइट पे है या नहीं. नहीं है तो उसको सही करो. उसके बाद आप इसमें कीवर्ड रिसर्च करो. कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपको कॉम्पिटिटर भी एनालाइज करनी पड़ेगी. कॉम्पिटिटर किन कीवर्ड पे काम कर रहा है, कॉम्पिटिटर पे क्या क्या पेजेस हैं, ये सब काम करो. ठीक है, सबसे पहले आप टेक्निकल साइट ऑडिट करेंगे, फिर उसके बाद आप अपना चेकलिस्ट रन करेंगे. ठीक है, ये मैं ऑन पेज और टेक्निकल दोनों के लिए बता रहा हूँ. फिर आप उस पर कीवर्ड रिसर्च करोगे, कीवर्ड रिसर्च ऑन द बिहाफ ऑफ कॉम्पिटिटर. ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ कॉम्पिटिटर. ठीक है, ये हो गया. फिर उसके बाद आप इसमें कंटेंट प्लानिंग करोगे कि वेबसाइट पे मुझे क्या कंटेंट डालना है. जो और हाँ, कंटेंट प्लानिंग किया आपने, कंटेंट कैलेंडर बनाया. ठीक है, फिर आपने कंटेंट बनाया, कंटेंट राइटिंग. ठीक है सर, आप कहीं टाइप कर रहे हो या वहाँ पेज पे लिख रहे हो? मैं पेज पे लिख रहा हूँ. अच्छा, मैं वही करूँ, मगर दिख क्यों नहीं रहा? कंटेंट राइटिंग करनी है. ठीक है, कंटेंट राइटिंग के बाद जब आपके कंटेंट रेडी हो जाएंगे तो आप उसको कंटेंट को पब्लिश करोगे. ठीक है, तो पहले करना. नए कंटेंट पब्लिश करोगे, आप नई चीजें आप डालोगे. ये आपको रिपीट में करना है, लेकिन ये जो दो चीजें हैं, मतलब ये टेक्निकल. हाँ, ये जिस चीज पे जैसे कोई कीवर्ड पे काम है उसको डाटा भी कोई दिक्कत नहीं. हाँ, कोई दिक्कत नहीं है. फिर आपको ये भी देखना है कि भाई पेजेस तो मेरे वेबसाइट पे पड़े हैं, लेकिन उनमें कीवर्ड सही से लगे हुए नहीं है, तो आप वो कीवर्ड वगैरह लगाओगे. उनके हर पेज का एक मेन प्राइमरी कीवर्ड आप ढूंढोगे, फिर उसके सेकेंडरी कीवर्ड भी ढूंढोगे. अगर पेजेस बना हुआ है ऑलरेडी तो नए पेज पब्लिश करने की जरूरत नहीं, बस उनमें कीवर्ड लगाने हैं सही तरीके से. इमेजेस अगर खराब है तो वो लगानी है, ऑप्टिमाइज करना है. सारी चीज बता दो ये इमेज से खराब है, वो आपको खुद को भी देखना है कि भाई मैं जो कंटेंट डाल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये इमेज है या नहीं. ठीक है, इमेज अल्ट टेक्स्ट भी ये बता देगा कि कितनी पेज इमेज पे आपका अल्ट टेक्स्ट नहीं है, अल्ट टेक्स्ट है, वो सब चीजें. तो इस तरीके से आप ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ में काम कर सकते हो. ठीक है, आज हमारा ऑन पेज और टेक्निकल खत्म होता है. कल हम ऑफ पेज एक्टिविटी पे काम शुरू करेंगे. ऑफ पेज क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटी है, उनमें कैसे कैसे काम करना है. ठीक है, ठीक है सानिया जी, यस सर. समझ में आ गया सारा? हाँ जी. कोई डाउट? नहीं. चलिए, आपकी मंडे से पहले पहले एसईओ कंप्लीट हो जाएगा. कल में ऑफ पेज हो जाएगा. ऑफ पेज में है ही क्या, एक्टिविटी है, एक एक एक्टिविटी का एक एक लिंक सबसे जनरेट कर लेंगे. ओके. बाकी तो प्रैक्टिस है. ठीक है. ठीक है, कल मैं ऑनलाइन ले लूँ. क्यों भाई, ऑफलाइन ही आ जाओ यार दोनों. ऑनलाइन मुझे भी मजा नहीं आता पढ़ाने. मैं तो घर हूँ सर. गांव पहुंच, सॉरी वहाँ करनाल. और क्या बात है. अब फिर आप कल आओगे यहाँ परसों ज्वाइनिंग के लिए? वो उधर ऑफिस ज्वाइन के लिए? हाँ हाँ, ऑफिस ज्वाइनिंग के लिए मंडे सुबह आऊंगी मैं तो. अच्छा, मंडे सुबह आओगे. चलो बढ़िया है. शाम करते सैटरडे संडे घर पे हैं. हाँ, कल भी घर ही थी मैं तो, कल आ गई थी मतलब. सही है. नहीं दूर होगा यहाँ से. 3 घंटे का रास्ता है करनाल. चलो बढ़िया है. यस सर. ठीक है, बाय. ओके सर, बाय बाय. हैव अ गुड डे.
मैं तो जाते हैं